नमस्कार विद्यार्थियों। हम बात कर रहे थे भाषा कौशल की, और भाषा कौशल में जो तीसरा कौशल है हमारा पठन कौशल, जिसको हम वाचन भी कह सकते हैं। पठन और वाचन दोनों एक ही चीज़ है। आपने देखा था पहला कौशल था श्रवण, दूसरा था भाषण यानी सुनना बोलना, और फिर पठन। तीसरा कौशल क्या है? पठन। तो भाषण को वाचन समझने की गलती मत कर देना। पठन और वाचन दोनों एक ही हैं। पढ़ना मतलब पठन, यानी लिखी हुई चीज़ को पढ़ना ही तो वाचन है और वही पठन है। वैसे पठन शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? पठ धातु में ल्युट प्रत्यय लगने से इन सभी में श्रवण, भाषण, पठन और लेखन, इन सभी में कौन सा प्रत्यय है? ल्युट प्रत्यय है। और ल्युट प्रत्यय से अनम अनम इस तरह से जुड़ता है तो पठनम बना है। पठ धातु में ल्युट प्रत्यय जुड़ने से पठन शब्द, पठनम शब्द बना है। तो हमारा तीसरा कौशल जो है, सामान्य रूप से तीसरा कौशल कौन सा है? पठन कौशल या वाचन कौशल। पठन कौशल के बारे में हम जब बात करते हैं तो हम देखते हैं कि किस प्रकार का ये कौशल है। पठन कौशल का उद्देश्य क्या है? पहला प्रश्न ये बनता है कि पठन कौशल का उद्देश्य है पठित्वा अर्थग्रहणम, यानी आपने शुरू में ही देखा था ये ग्रहण से जुड़ा हुआ कौशल है। पठन का उद्देश्य क्या है? पठित्वा अर्थग्रहणम, यानी इसमें कुछ ना कुछ ग्रहण होता है, इनपुट होता है। बुद्धि के लिए किस प्रकार का कौशल है? इनपुट कौशल है, आगत कौशल है। ठीक है, यानी ग्रहण से जुड़ा हुआ कौशल है। ग्रहण से जुड़ा हुआ पहला कौशल कौन सा था? श्रवण, क्योंकि सुनने में, सुनना जो है उसमें सुनकर अर्थ ग्रहण होता था। पठित्वा अर्थ ग्रहणम, ये पठनम का उद्देश्य है, यानी पढ़ करके अर्थ ग्रहण किस में होता है? पठन में होता है। तो सुनने और पढ़ने में अंतर क्या है? दोनों में ही अर्थ ग्रहण होता है, लेकिन जो पढ़कर अर्थ ग्रहण होता है वो अर्थबोध का, यहाँ पर अर्थबोध पूर्ण हो जाता है। यानी जो श्रवण में जो कुछ अर्थ ग्रहण होता है उसमें कुछ त्रुटियां रह जाती हैं, यानी सुनकर के पूरा पूरा अर्थ ग्रहण नहीं होता, लेकिन पढ़ करके पूरा पूरा अर्थ ग्रहण हो जाता है। यानी पढ़ता है तो व्यक्ति उसका अच्छी तरह से अर्थ ग्रहण कर पाता है। सुनने में कुछ त्रुटियां, खामियां रह सकती हैं, यानी कि उसमें एक वक्ता होता है, एक श्रोता होता है, तो वातावरण के अनुसार या कैसे भी बहुत सारी बाधाएं आती हैं तो कुछ त्रुटियां रह जाती हैं, लेकिन पढ़ करके उन त्रुटियों को दूर किया जा सकता है। यानी अगर प्रश्न पूछा जाए कि अर्थबोध का अंतिम स्तर कौन सा है, अर्थबोध पूर्ण करने वाला स्तर कौन सा है, कौन सा कौशल ऐसा है जहाँ पर अर्थबोध यानी अर्थ को ग्रहण करना, बोध यानी समझना, तो अर्थ को समझने का कार्य कहाँ पर आकर पूर्ण होता है? तो ये पठन कौशल में आकर पूर्ण होता है। श्रवण में पूरी तरह से अर्थ ग्रहण नहीं हो पाता है। पूरी तरह से अर्थ ग्रहण कब होता है? पठन में होता है। अब एक्चुअली पठन क्या है? सामान्य रूप से पठन की परिभाषा क्या है? दूसरे के द्वारा लिखित विचारों को वाचन करके परिस्थिति एवं प्रसंग के अनुसार अर्थ ग्रहण, यानी किसी भी लिखी हुई चीज को, किसी दूसरे के द्वारा लिखी हुई चीज या खुद के द्वारा लिखी हुई कोई भी पंक्ति या कुछ भी विचार हो सकते हैं, तो किसी लिखी हुई रिटन किसी वस्तु को, यानी रिटन विचारों को, लिखे हुए विचारों को परिस्थितियों प्रसंग के अनुसार अर्थ ग्रहण करना, यानी पहले उनका वाचन करना, फिर परिस्थिति और प्रसंग के अनुसार जैसा अर्थ निकल रहा है वैसा उनका अर्थ ग्रहण करना क्या कहलाता है? पठन कहलाता है। और इसमें उच्चारण की शुद्धता भी शामिल है, क्योंकि वाचन में भी उच्चारण की शुद्धता का ध्यान रखना होता है। तो शुद्ध उच्चारण करते हुए वाचन करना और फिर अर्थ ग्रहण करना, ये पठन है।
दूसरी बात ये है कि यहाँ पर यानी पठन कौशल में आकर के अर्थबोध का कार्य पूर्ण हो जाता है। अर्थबोध पूरी तरह से व्यक्ति अच्छी तरह से अर्थ का ज्ञान कर लेता है, अर्थ को समझ लेता है। सुन करके अच्छी तरह से अर्थ को ग्रहण नहीं कर पाता, लेकिन पढ़ करके ज़्यादा अर्थ को ग्रहण कर पाता है। तो ऐसा पूछा जाए कि ग्रहण कौशल में ज़्यादा प्रभावशाली कौशल कौन सा है, तो पठन कौशल है, क्योंकि इसके द्वारा अर्थ ग्रहण ज़्यादा होता है श्रवण की अपेक्षा। ठीक है, तो अर्थबोध का कार्य यहाँ आकर के पूर्ण हो जाता है, पठन में पूर्ण हो जाता है। अगली बात, ये किस प्रकार का कौशल है? एक तो ग्रहण से जुड़ा हुआ कौशल है, आपको पता ही है। दूसरी बात, इसमें लिखित विचारों को पढ़ता है। लिखित विचारों को पढ़ता है तो उस लिखे हुए का कुछ आकार होता है, लिपि होती है उसमें। तो ये लिपि विज्ञान से, वैसे तो सामान्यतः ये तीसरा कौशल है। क्रम पूछा जाए तो श्रवण, भाषण, पठन और लेखन तीसरे नंबर का कौशल है, तृतीय कौशल है। लेकिन लिपि, श्रवण और भाषण में लिपि का नाम नहीं आया है, उसमें सिर्फ ध्वनि रहती है। और लिपि विज्ञान यहाँ पर सर्वप्रथम आता है, तो लिपि विज्ञान से जुड़ा हुआ प्रथम कौशल है। प्रश्न पूछा जाए कि लिपि विज्ञान से जुड़ा हुआ पहला कौशल, प्रथम कौशल कौन सा है, तो पठन है, उसके बाद में लेखन आएगा। और चूंकि ये लिपि विज्ञान से जुड़ा हुआ है तो लिपि का कुछ ना कुछ आकार होता है, तो ये मूर्त कौशल है। मूर्त, ग्रहण, लिपि, तीनों चीज इसमें। ये ग्रहण से जुड़ा हुआ कौशल है, लिपि विज्ञान से जुड़ा हुआ कौशल है, और मूर्त कौशल है, यानी इसमें जो शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं, वो लिखे हुए दिखाई देते हैं और उनका कोई न कोई आकार होता है, इसलिए ये मूर्त कौशल है। और लिपि विज्ञान से जुड़ा हुआ ये पहला कौशल है। अर्थ का कार्य यहाँ पूर्ण हो जाता है। फिर अगली बात, एक महत्वपूर्ण बात ये आती है कि हमने भाषण कौशल में पढ़ा था कि भाषण में पहले अर्थ आता है और मन में अर्थ को समझ करके फिर शब्द को बोला जाता है। यानी व्यक्ति अपने मन में पहले अर्थ समझता है, फिर शब्दों को बोलता है। भाषण में बोला जाता है तो अर्थ जानेगा तभी तो बोलेगा ना। जो अनर्थक शब्द हैं, बिना अर्थ वाले, उनको तो नहीं बोलेगा। तो पहले अर्थ फिर शब्द। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, पठन में पहले शब्द आएगा। जब हम पढ़ेंगे, पहले शब्द को पढ़ेंगे फिर उसका अर्थ जानेंगे। तो इसमें पहले शब्द, इसके पश्चात अर्थ का ज्ञान होता है। पहले व्यक्ति शब्द को बोलेगा, फिर अर्थ का ज्ञान करेगा, वाक्य के अनुसार, प्रसंग के अनुसार उसका अर्थ ग्रहण करेगा। जैसे देखो, एक वाक्य है, हरि पीताम्बरम धारयति। दूसरा वाक्य है, सः पीताम्बरम पूजयति। एक वाक्य है हरि पीताम्बरम धारयति, दूसरा वाक्य है सः पीताम्बरम पूजयति। दोनों में पीताम्बरम आता है। आप देख रहे हैं दोनों में ही पीताम्बरम शब्द का प्रयोग हुआ है। अब पीताम्बरम का अर्थ क्या होता है? पीत यानी पीला और अंबर यानी वस्त्र। पीत यानी पीला, अंबर यानी वस्त्र, तो इसका अर्थ हो गया पीला वस्त्र। लेकिन इस वाक्य को देखेंगे तो दोनों का अर्थ अलग अलग निकलेगा। हरि पीताम्बरम धारयति, हरि यानी विष्णु पीले वस्त्र धारण करते हैं, तो यहाँ पर तो इस शब्द का अर्थ क्या हुआ? पीले वस्त्र। लेकिन अगला है सः पीताम्बरम पूजयति, तो यहाँ पर अर्थ क्या निकलेगा? वह पीले वस्त्र को पूजता है, ऐसा तो नहीं होगा, वह पीले वस्त्र वाले को पूजता है। ठीक है, यानी यहाँ पर इसका अर्थ निकलेगा पीला वस्त्र पहनने वाला, यानी विष्णु। ठीक है, इधर बहुब्री समास है और इधर कर्मधारय समास है, तो दोनों का अर्थ अलग अलग निकल रहा है। वाक्य के प्रसंग में यहाँ हम इसका अर्थ ले रहे हैं पीला वस्त्र, यानी हरि पीले वस्त्र धारण करते हैं, और यहाँ पर वह पीले वस्त्र वाले विष्णु भगवान की पूजा करता है, उनको पूजता है। तो पहले शब्द को हमने पढ़ा, वाक्य पढ़ने से पहले हमें अर्थ थोड़ी पता था। तो जो पठन कौशल है उसमें पहले शब्द आएगा फिर अर्थ आएगा, और भाषण कौशल में पहले अर्थ आएगा फिर शब्द आएगा।
तो इस तरह ये तो है पठन की परिभाषा और सामान्य बात। अब हम देखते हैं पठन या वाचन के प्रकार। यानी जब बालक उच्चारण करता है, पढ़ता है, तो शिक्षक किस तरह से उसे मतलब पढ़ना सिखाता है और कितने प्रकार से ये वाचन किया जाता है, इस बात को हम देखते हैं। देखिए, वैसे पूछा जाए कि जो ग्रहण के कौशल हैं दोनों कौन कौन से हैं, श्रवण और पठन, उसमें स्थायी ज्ञान की प्राप्ति किस कौशल से होती है? सुनने से जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो अर्थ ग्रहण होता है, वो ज़्यादा स्थायी नहीं होता, लेकिन पढ़ा हुआ जो अर्थ ग्रहण होता है वो ज़्यादा स्थायी होता है। तो सुनने की अपेक्षा पढ़ने से ज़्यादा स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है और व्यक्ति उस समय उस चीज़ को ज़्यादा देर तक याद रख पाता है। तो स्थायी ज्ञान की प्राप्ति किस कौशल से होती है? पठन और श्रवण में श्रवण की अपेक्षा पठन से ज़्यादा स्थायी ज्ञान ग्रहण होता है। वैसे इस पठन प्रक्रिया के सोपान क्या हैं? सबसे पहले बच्चा वर्णमाला की पहचान करता है, फिर अर्थ ग्रहण करता है और फिर विषय वस्तु को क्रमबद्ध किया जाता है। इसके 3 सोपान हैं। सबसे पहले वर्णमाला का ज्ञान कराया जाता है बच्चे को, वर्णमाला पढ़ करके फिर अर्थ ग्रहण करता है, फिर विषय वस्तु क्रमबद्ध की जाती है। तो पठन या वाचन के प्रकार, पठन या वाचन के प्रकार। देखिए, सामान्य रूप से ये पठन कितने प्रकार का होता है, ये वाचन कितने प्रकार का होता है? ये 2 प्रकार का होता है। सामान्य रूप से पठन या वाचन के प्रकार हैं, एक तो है सस्वर वाचन या पठन और दूसरा है मौन वाचन या मौन पठन। वाचन और पठन दोनों एक ही तो है। तो पठन के 2 भेद हैं, सस्वर और मौन। सस्वर से आप क्या समझते हैं? ध्वनि युक्त, यानी इस प्रकार के वाचन में, इस प्रकार के पठन में जब विषय वस्तु को पढ़ा जाता है बालक के द्वारा या अध्यापक के द्वारा, तो हमें आवाज़ सुनाई देती है, ध्वनि सुनाई देती है, यानी स्वर युक्त, ध्वनि युक्त। स्वर का मतलब ये स्वर व्यंजन वाला स्वर नहीं है, स्वर का मतलब है आवाज़। तो जिस पठन में हमें हमारे कानों को आवाज़ सुनाई देती है वो तो है सस्वर पठन या सस्वर वाचन। और जो ध्वनि रहित, यानी जिसमें कुछ भी आवाज़ नहीं होती, जो मन मन में पढ़ा जाता है, उसको क्या कहते हैं? मौन वाचन। तो मुख्य रूप से वाचन के 2 प्रकार हैं, सस्वर और मौन। सस्वर और मौन का अर्थ समझ गए? सस्वर जिसमें आवाज़ सुनाई देती है, जो ध्वनि युक्त वाचन है वो सस्वर वाचन है। मौन वाचन जिसमें आवाज़ या ध्वनि नहीं सुनाई देती, यानी जो मन मन में पढ़ा जाता है, वाचन किया जाता है, वो क्या है? मौन वाचन। और हम मौन वाचन नहीं करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे बोल बोल कर अध्ययन करते हैं आज भी। मतलब छोटे बच्चों की बात नहीं है, कुछ बड़े बच्चे भी बोल बोल करके वाचन करते हैं, याद करते हैं, तो वो सस्वर वाचन है। सस्वर वाचन के प्रकार देखिए, सस्वर वाचन कितने प्रकार का होता है? एक तो होता है आदर्श वाचन। पहला क्या है? आदर्श वाचन। दूसरा है अनुकरण वाचन और तीसरा है समवेत वाचन या सामूहिक वाचन। पहला आदर्श वाचन, दूसरा अनुकरण वाचन और तीसरा समवेत वाचन। सस्वर वाचन के 3 भेद हैं, आदर्श, अनुकरण और समवेत। अब ये आदर्श वाचन क्या है? सर्वप्रथम शिक्षक के द्वारा, आदर्श वाचन किसके द्वारा किया जाता है? शिक्षक के द्वारा। किस प्रकार से किया जाता है? आदर्श का मतलब बिल्कुल सही, शुद्धता युक्त, यानी इसमें यति, यति यानी विराम, गति, विराम चिन्ह, आरोह है, अवरोह है, उच्चारण, स्थान, प्रयत्न, सबका ध्यान रखते हुए एक तरह से आदर्श वाचन किया जाता है। यानी
बालकों को शुद्ध पढ़ना सिखाने के लिए शिक्षक को भी तो सभी बातों का ध्यान रखना होता है। तो इसको आदर्श वाचन इसलिए कहा गया है कि इसमें यति, गति, आरोह, अवरोह, उच्चारण, स्थान, प्रयत्न सबका ध्यान रखते हुए शिक्षक व्यक्तिगत रूप से वाचन करता है, यानी पुस्तक को, विषय वस्तु को पढ़ करके, वाचन करके विद्यार्थियों को सुनाता है। तो आदर्श वाचन किसके द्वारा किया जाता है? शिक्षक के द्वारा, व्यक्तिगत रूप से, यानी अकेला, सिर्फ शिक्षक के द्वारा आदर्श वाचन। और इसमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है आपको पता ही है? यति, गति, आरोह, अवरोह, उच्चारण, स्थान, प्रयत्न और अपने विराम चिन्ह। इसके अलावा तीनों शय का भी ज्ञान रखा जाता है, मूर्धन्य, तालव्य और दंत्य शय का उच्चारण कहाँ से किस प्रकार से किया जाता है। तो ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए सर्वप्रथम शिक्षक आदर्श वाचन करता है। फिर अनुकरण वाचन विद्यार्थी के द्वारा, एक एक विद्यार्थी के द्वारा व्यक्तिगत रूप से, यानी विद्यार्थी अलग अलग, यानी सभी सामूहिक नहीं, अलग अलग, जिस प्रकार से शिक्षक ने उच्चारण किया है, जिस प्रकार से पुस्तक लेकर के शिक्षक ने विषय वस्तु का वाचन किया है, वैसे ही विद्यार्थी भी उसको विषय वस्तु को देख करके पढ़ता है, उसका उच्चारण करता है, उच्चारण की शुद्धता को ध्यान रखते हुए। वो होता है अनुकरण वाचन। एक एक अकेले विद्यार्थी के द्वारा व्यक्तिगत रूप से वाचन किया जाता है। और समवेत वाचन भी विद्यार्थियों के द्वारा शिक्षक के निर्देशन में सामूहिक रूप से, विद्यार्थियों के द्वारा सामूहिक रूप से अंत में जो वाचन किया जाता है वो समवेत वाचन कहलाता है। और इसके बारे में जो विशेष बात है वो ये है कि जो भी झिझक वाले विद्यार्थी होते हैं, इसके अलावा मंदबुद्धि जिनको कह सकते हैं, मंदबुद्धि और झिझक वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए लाभकारी है ये। यानी जो बालक अकेले अकेले नहीं पढ़ना चाहते, वो सामूहिक रूप से जब सभी विद्यार्थी पढ़ते हैं तो उस समय वो भी वाचन कर लेते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए कि झिझक, जो कक्षा में झिझक वाले विद्यार्थी हैं या मंदबुद्धि जो बालक हैं, उनके लिए कौन सा वाचन उपयोगी है, उपयुक्त है, तो वो है समवेत वाचन या सामूहिक वाचन। ठीक है। तो सहस्वर वाचन में दो प्रकार के वाचन हो गए। वैसे ये इसमें तीन वाचन होते हैं, लेकिन इसको इस तरह से भी बांटा जा सकता है कि सहस्वर वाचन एक तो व्यक्तिगत वाचन और एक सामूहिक वाचन। सहस्वर वाचन में एक तो कौन सा वाचन हो गया? व्यक्तिगत वाचन और एक सामूहिक वाचन। व्यक्तिगत वाचन में कौन कौन से वाचन आएंगे? आदर्श वाचन और दूसरा अनुकरण वाचन। व्यक्तिगत वाचन में आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन दो आएंगे और सामूहिक वाचन में समवेत वाचन एक आएगा। जो व्यक्तिगत वाचन है उसमें आदर्श वाचन शिक्षक के द्वारा और अनुकरण वाचन विद्यार्थियों के द्वारा एक एक करके, और सामूहिक वाचन में सभी विद्यार्थी समवेत रूप से एक साथ वाचन करते हैं, एक साथ पठन करते हैं। फिर अगला है मौन वाचन। वैसे अगर पूछा जाए कि कम समय में अधिक विषय वस्तु को पढ़ना हो तो कौन सा वाचन उपयुक्त रहेगा? सहस्वर वाचन या मौन वाचन? मौन वाचन, क्योंकि जो सहस्वर वाचन है उसमें पढ़ के जब अर्थ ग्रहण करेगा तो ज़्यादा समय लगेगा, और मौन वाचन में साइलेंट रीडिंग होती है तो उसमें ज़्यादा अर्थ ग्रहण होता है। तो कम समय में अधिक अर्थ ग्रहण के लिए कौन सा वाचन उपयुक्त रहेगा? मौन वाचन। वैसे ब्राइन नामक एक विद्वान है, उनकी पुस्तक भी है और उस पुस्तक का क्या नाम है? साइलेंट रीडिंग। और ब्राइन ने मौन वाचन को सहस्वर वाचन से अधिक प्रभावशाली माना है। मौन वाचन में कौन कौन से वाचन होते हैं? ये तीन प्रकार का होता है मौन वाचन। मौन वाचन में एक होता है सामान्य वाचन, एक होता है गहन या गंभीर वाचन, और एक होता है द्रुत वाचन।
आपसे प्रश्न पूछेगा मौन वाचन के कितने भेद हैं, तो 3 भेद हैं, सामान्य वाचन, गहन या गंभीर वाचन और तीसरा है द्रुत वाचन। और तीनों का ये अर्थ आप देखकर समझ रहे हैं। सामान्य वाचन जैसे सामान्य रूप से ज़्यादा अर्थ ग्रहण नहीं करते हुए पढ़ा जाए, जैसे पत्र पत्रिकाओं का बस में चलते चलते ही आप वाचन कर लेते हैं ना, तो वो वाला वाचन सामान्य वाचन कहलाता है। गहन या गंभीर वाचन वो होता है जिसमें विषय को आत्मसात किया जाता है, यानी पाठ्य पुस्तक को याद करने की दृष्टि से जो अध्ययन किया जाता है वो किस प्रकार का वाचन होता है, गहन या गंभीर वाचन होता है। और द्रुत वाचन तीव्र गति से, जैसे आपने देखा होगा प्राइमरी कक्षाओं में बच्चों को कह दिया जाता है इस पाठ को पढ़कर आओ, और 5 मिनट में वो पढ़ भी लेते हैं, यानी कुछ पढ़ा और कुछ नहीं पढ़ा, कुछ वाचन किया और कुछ नहीं किया, बीच बीच में कुछ छोड़ भी दिया जाता है, तो वो द्रुत वाचन होता है। वैसे विषय को आत्मसात करने की दृष्टि से जो सर्वश्रेष्ठ वाचन है, सर्वश्रेष्ठ वाचन किस वाचन को माना जाता है, तो वो होता है गंभीर या गहन वाचन। यानी विषय वस्तु को याद करने की दृष्टि से, आत्मसात करने की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ मनोवैज्ञानिक वाचन कौन सा है, गंभीर वाचन होता है, गहन वाचन होता है। वैसे सामान्य वाचन की शुरुआत किस कक्षा से होती है? कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थी तो लगभग वर्णमाला का अध्ययन, वर्णमाला के वर्णों को बोलना सीखते हैं, वाचन करना सीखते हैं, फिर शब्दों का वाचन सीखते हैं। लेकिन जो वाक्यों का वाचन है वो कक्षा 3 से शुरू होता है, तो सामान्य वाचन कक्षा 3 से। लेकिन तब तक वो विषय की गहनता को नहीं समझते हैं, तो गहन वाचन कहाँ से शुरू होता है? कक्षा 6 से। तो प्रश्न पूछा जाए कि गहन या गंभीर वाचन किस कक्षा से शुरू होता है, तो कक्षा 6 से। और सामान्य वाचन किस कक्षा से शुरू होता है? कक्षा 3 से शुरू हो जाता है। और सर्वश्रेष्ठ वाचन कौन सा है? गहन या गंभीर वाचन है। और ज़्यादा विषय वस्तु को ग्रहण किस वाचन के द्वारा किया जा सकता है? मौन वाचन में। और मौन वाचन में भी जो गहन या गंभीर वाचन है वो श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, तो ये तो हुई वाचन या पठन की बात। उसके प्रकार, वाचन के पठन के कितने प्रकार हैं? 2 हैं, सहस्वर और मौन वाचन। सहस्वर के कितने प्रकार हैं? 3, आदर्श, अनुकरण वाचन और संवेद वाचन। आदर्श और अनुकरण वाचन व्यक्तिगत वाचन है, संवेद वाचन सामूहिक वाचन है। आदर्श वाचन शिक्षक के द्वारा, अनुकरण वाचन विद्यार्थी के द्वारा एक एक करके व्यक्तिगत, और जो संवेद वाचन है वो विद्यार्थियों के द्वारा शिक्षक के निर्देशन में सामूहिक रूप से किया जाता है। दूसरा मौन वाचन, जिसके 3 प्रकार हैं, सामान्य, गहन और द्रुत वाचन। कक्षा में पढ़ाते समय जो वाचन के समय इनका क्रम होता है वो क्या होता है? सबसे पहले शिक्षक के द्वारा आदर्श वाचन होता है। इनका क्रम अगर पूछा जाए, वाचन का क्रम, तो पहले आदर्श वाचन, फिर अनुकरण वाचन यानी एक एक विद्यार्थी के द्वारा, फिर सभी विद्यार्थियों द्वारा मौन वाचन, और सबसे अंत में कौन सा वाचन होता है? सामूहिक रूप से संवेद वाचन होता है, जो कि किसके लिए उपयुक्त होता है? मंदबुद्धि, शर्म वाले या झिझक वाले जो विद्यार्थी होते हैं, इनके लिए किस प्रकार का वाचन उपयुक्त होता है? संवेद वाचन, क्योंकि सबके शामिल वो भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पठन शिक्षण की या वाचन शिक्षण की विधियाँ यानी विधियों की आवश्यकता क्यों है, कि किस किस तरह से शिक्षक बच्चों को पढ़ना सिखा सकता है, वाचन सिखा सकता है, वो कौन कौन सी विधियाँ हैं जिनकी सहायता से छोटे बच्चों और बड़े बच्चों को वाचन सिखाया जाता है। तो विधियों को हम देखते हैं, पठन शिक्षण की विधियाँ।